वेक्टर के बारे में कि भाई वेक्टर होता है तो क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, छोटी छोटी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी। अब जैसे कि ये जो है नई चीज़ है हमारे लिए, वेक्टर जो है हमने 10वीं में नहीं पढ़ा होता है, हम 11वीं में आके ही वेक्टर को पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चा जैसे कि हर एक नए चैप्टर में शुरू होता है तो नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी नहीं आती हैं उनको हम नाम बताते हैं कि इसे ये कहा जाता है, उसे ये कहा जाता है। तो सबसे पहले जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ यूनिट वेक्टर। क्या देखने वाले हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या कहा जाता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब वन है, कि यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो वन अगर होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, उसे यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए, ये जो रिप्रेजेंटेशन इसका बनता है, रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैप। रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैप, कैप को अगर इंडिकेट करें तो आपने ये देखा होगा, ये इस तरह से ये बन जाता है। तो मतलब इसका मैं समझा देता हूँ कि ये क्या है। लेट्स से कोई वेक्टर है और मैं उसको यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जो कि यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए है जो कि यूनिट वेक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, ए के ऊपर ऐसे बना दूंगा, ऐसे इस तरह से कैप बना दूंगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज अ यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर बी था और मुझे दिखाना है कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो बी के ऊपर मैं अगर कैप बना दूं तो मैं भी समझ जाऊंगा, दूसरे रूम वाला भी समझ जाएगा, कोई आपका दोस्त भी समझ जाएगा जिसको फिजिक्स के बारे में जानकारी है। यदि उसको ऐसे दिखाया जाए तो वो बोलेगा अरे भाई साहब इसका तो ये मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। ठीक है, और देखें तो इट इज़ यूनिटलेस, इट इज़ यूनिटलेस, यानी कि इसकी कोई इकाई यूनिट नहीं होती है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और एक और चीज़, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन। जैसे कि मैं देखता हूँ कि फोर्स है, तो फोर्स मैंने लिखा 10 न्यूटन राइट। फोर्स मैंने क्या लिखा? 10 न्यूटन राइट लिखा हुआ है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? ये तो भैया हमारा क्या था? बोलो, ये तो है मैग्नीट्यूड, और बोलो ये क्या है? ये है हमारी डायरेक्शन। क्या है? बोले ये डायरेक्शन है। तो फोर्स हमारे पास बना हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन राइट, ये बना हुआ है। तो अब मैं देखता हूं कि मुझे फोर्स, ये जो फोर्स था इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, फोर्स का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन है। तो मैग्नीट्यूड 1 है क्या? नहीं है। तो मुझे अगर 10 न्यूटन से 1 करना है तो क्या कर दूंगा, फोर्स को जिसका मैग्नीट्यूड 10 है डिवाइडेड कर दूंगा 10 न्यूटन से, तो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर तो वो क्या बनेगा? फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप देख सकते हैं ना, हमें तो क्या चाहिए था? इसकी जो वैल्यू है वो 1 चाहिए थी। अच्छा, फोर्स के अंदर क्या बैठा हुआ है? 10 न्यूटन बैठा हुआ है। तो मुझे तो 1 चाहिए था, तो डिवाइडेड बाय अगर 10 न्यूटन कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड यदि रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो क्या था? फोर्स वेक्टर था। तो उसके आसपास 2 डंडे खड़े कर दिए ऐसे, एक डंडा, ये दूसरा डंडा। तो इसका मतलब ये कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि लेट्स से कोई वेक्टर ए था, लेट्स से कोई वेक्टर ए था।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए, रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ मैं, मतलब कैसे इंडिकेट किया जाता है, पेन की मदद से कैसे लिखा जाएगा, तो इट्स मैग्नीट्यूड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ए लिया और ए के ऊपर ऐसे साइड में 2 डंडे बना दिए, तो क्या लिखा जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बोला जाएगा। यदि मैं बी बोलता हूँ, बी वेक्टर, तो बी का मैग्नीट्यूड बताइए कैसे लिखा जाएगा, ये बन चुका है बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, तो हमारे पास क्या बना, अब ये देखो हमारे पास क्या बना, एक मिनट मैं थोड़ा सा साफ कर लूँ यहाँ पर, हाँ, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास देखो फोर्स क्या बना था, एफ कैप इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा, फोर्स तो हमारा था 10 न्यूटन राइट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड बताइए, यहाँ में से 10 न्यूटन और राइट में से कौन सी चीज़ मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही कहा 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, यानी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर लिखा जाए तो दैट इज़ 10 न्यूटन, ऊपर भी 10 न्यूटन नीचे भी 10 न्यूटन, खत्म हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ राइट बचा है, और राइट है क्या, राइट है दिशा, डायरेक्शन, कौन है ये, डायरेक्शन है। अच्छा ये चीज़ क्या थी, ये थी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसकी, यूनिट वेक्टर फोर्स की, तो यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, तो वो क्या आ चुका है, राइट आ रहा है, मतलब बेसिकली ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अच्छा बताइए, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो तो 1 आ गया। अच्छा बताइए इसकी यूनिट क्या बनी, सर यूनिट तो कट गई, 10 न्यूटन से 10 न्यूटन कट गया, यानी कि ये क्या आ चुका है, यूनिटलेस आ चुका है। तो क्या चीज़ समझ में आई, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से, जैसे कि फोर्स के ऊपर कैप लगा दिया। अगला है ये है यूनिटलेस, और ये क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है जी। अब बताइए क्या आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखे हैं क्या, तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस, बिल्कुल देखा है सर। तो अच्छा बताओ बच्चा, तो क्या ये जो डायरेक्शन है ये भी तो एक डायरेक्शन ही है ना, तो अगर डायरेक्शन है तो क्या इसका यूनिट वेक्टर भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डायरेक्शन ही तो इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर। अच्छा ये वाली ये जो है वाई एक्सिस, ये भी तो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैं देख सकता हूँ एक्स डायरेक्शन, चूंकि ये डायरेक्शन है इसका मतलब इसे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और यूनिट वेक्टर है यानी कि कैप दिखाना पड़ेगा, तो हम कन्वेंशन यूज़ कर लेंगे। कन्वेंशन मतलब आज के बाद में जहाँ कहीं भी आपको आई के ऊपर कैप दिखेगा, उसका मतलब आप क्या समझेंगे, आंख बंद करके बिल्कुल समझ लेना, मतलब क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन दिखाई जा रही है, किसकी डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन। कैप का मतलब तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, और नीचे आई लिख दिया, इसका मतलब ये दिखा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसी प्रकार से यदि वाई डायरेक्शन को लिखा जाए तो इसका कन्वेंशन, लिखने का तरीका जो लिखा जाएगा वो है, जे हमने पकड़ा और जे के ऊपर कैप लगा दिया, यानी कि जहाँ कहीं भी आपको जे कैप दिखेगा इसका मतलब क्या बताया जा रहा है, वहाँ पे चीख चीख के ये बताया जा रहा है कि भाई वहाँ पर जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक्स और वाई इसके अलावा जेड एक्सिस भी होता है, तो जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो ये क्या हो चुका है आई जे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के और उसके ऊपर कैप। तो के कैप चीख चीख के आपको बताता है, क्या बताता है कि भाई ये जेड डायरेक्शन है। बात समझ में आई क्या, जल्दी से आप अब नोट कर लीजिए। तो ये हमारी बात खत्म हुई, किसकी खत्म हुई, यूनिट वेक्टर की बात खत्म हुई। नेक्स्ट इज नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। जैसे कि नाम में लिखा है, क्या लिखा है, ज़ीरो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नाम में लिखा हुआ है, यानी कि यूनिट वेक्टर के लिए तो हमने मैग्नीट्यूड क्या बोला था, 1 बोला था, तो बताइए ज़ीरो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड बोलो तो 0, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 0, मैग्नीट्यूड इज 0, तो उसे कहा जाएगा ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो अब मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो मैं बोलता हूँ फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन,
फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन, यानी कि फोर्स मैं लगा ही नहीं रहा हूँ। अब भाई फोर्स ही नहीं लगाया तो उसकी डायरेक्शन क्या बताऊँ मैं? इसका मतलब जब भी ज़ीरो वेक्टर कहा जाएगा तो इसे डायरेक्शन नॉट डिफाइन कहा जाएगा। पता ही नहीं है ना भाई ज़ीरो की, अब कहाँ से बताऊँ मैं डायरेक्शन? डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। तो सर यार ये ज़ीरो तो वैसे ही था, डायरेक्शन इसकी वैसे ही पता नहीं है, तो इसकी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं, नल को पैदा ही क्यों किया? समझ रहे हो ना बात को कि भाई ज़ीरो अगर है, डायरेक्शन भी पता नहीं है, तो शायद तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब इसका इतना लोड ही नहीं लेना है तो इसको फिर क्यों पैदा करा, क्यों समझ रहे हैं हम इसको? तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि यार बताओ 5 kg माइनस 2 kg, 5 kg माइनस 2 kg इज इक्वल टू वॉट 3 kg। यानी कि कोई क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को माइनस किया जाए तो वापस सेम क्वांटिटी मतलब kg 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 यानी कि मास दिख जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो बनी हुई चीज़ है वो वही क्वांटिटी दिखाती है जो कि मतलब ये सब्ट्रैक्ट करने से पहले वाली थी, यानी कि मास में से मास को घटाया तो मास बनेगा। इसी प्रकार से यदि वेक्टर में से वेक्टर को मैं घटा दूं, वेक्टर में से वेक्टर ए में से वेक्टर ए को घटा दिया तो भाई दोनों चीज़ें ही सेम थी, तो घटा दिया तो क्या बनेगा? यहाँ पे 0 बनेगा। लेकिन वो जो फाइनल चीज़ बननी चाहिए वो और ये चीज़ सेम थी, तो इसको थोड़ा अपने को दिखाने के लिए नल वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? तो ये जो बना है यहाँ पर हम नल वेक्टर को समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर नल वेक्टर की ज़रूरत हमें पड़ रही है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर। अब बड़ी सिंपल सी बात है भाई, नाम ही बता देता है कि भाई ये क्या होगा। तो ये क्या हो रहा है कि पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होगा कि वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, यानी कि दिशाएं समान हों, तो पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये मैंने ए वेक्टर लिख दिया और ये मैंने कर दिया है दिस इज अनदर वेक्टर बी, दिस इज अनदर वेक्टर बी। तो भाई मैं देख सकता हूँ दोनों की दिशाएं, डायरेक्शन सेम है, दोनों की जो दिशाएं हैं या डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो मैं इनको कह सकता हूँ कि दीज टू आर पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर इसकी फिजिकल क्वांटिटी और इसकी फिजिकल क्वांटिटी सेम होना ज़रूरी है क्या? मतलब मेरे पास तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यार ये क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कि माना कि ये फोर्स था तो क्या ज़रूरी है ये फोर्स ही हो? क्या दूसरा वेक्टर यदि होता तो क्या उसे हम पैरेलल वेक्टर बोलते या नहीं बोलते? सर बिल्कुल बोलते, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? डायरेक्शन सेम हो, ये फोर्स हो ये एक्सेलरेशन हो, दोनों जो चीज़ें हैं अगर एरो सेम डायरेक्शन में बना हुआ है तो पैरेलल कहा जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो पैरेलल वेक्टर बन सकते हैं वो हो सकते हैं मे बी रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे आप देख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बावजूद भी पैरेलल वेक्टर बन सकता है। तो अच्छा सर कल आपने एक चीज़ बताई थी कि आपने बताया था पिछले वीडियो में कि वेक्टर को यदि डिस्प्लेस कर दिया जाए इसके पैरेलली तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसा आपने कहा था। ठीक है, तो जैसे ये है वेक्टर ए और ये रहा अपना वेक्टर बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मैंने क्या बोला कि मैं ए को, ए वाले एरो को उठा के, ए वाले एरो को उठा के पैरेलली शिफ्ट करता हुआ बी पे चढ़ा देता हूँ। ये मैंने कर दिया ऐसे, ए को उठाया और यहाँ चढ़ा दिया।
तो बताइए ये जो एरो बना है क्या मैं उसे ए वेक्टर बोल सकता हूँ? ये जो ब्लू वाला एरो बना है वो बिल्कुल ए वेक्टर कहा जा सकता है, बिल्कुल इसे ए वेक्टर कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं ना कि इसे कल ही हमने समझा था पिछले वीडियो में कि वेक्टर को उसके पैरेलल में डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आप देख सकते हैं ये वाला ए वेक्टर और ये वाला ए वेक्टर दैट इज सेम। तो सर अब बताओ कि वेक्टर ए और बी ये दोनों वेक्टर, ये वाले वेक्टर क्या पैरेलल वेक्टर हैं या नहीं है? ये तो कट गए, अब एक दूसरे से कट गए ना, तो कट गए तो क्या अब ये पैरेलल है या नहीं है? डेफिनेशन पर आते हैं उस चीज के लिए। वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, बताइए क्या ए और बी की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल है। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर बना है? बिल्कुल बना है, यानी कि इन्हें भी पैरेलल वेक्टर कहा जाएगा। दिस इज ऑल्सो पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो पैरेलल वेक्टर है तो एक हमारे पास बनेगा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर यानी कि चीज़ें क्या हो जाएंगी? पैरेलल की जगह उल्टी, पैरेलल का उल्टा, यानी कि मैं कह सकता हूं वेक्टर्स विच हैव डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिनकी दिशाएं जो हैं विपरीत हों, ऑपोजिट हों। तो ये देखा मैंने लेट्स से ए, और ये मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कोई दिख गई या नहीं दिखी, इसे मैंने कहा बी। अब बताइए क्या ए और बी की डायरेक्शन सेम है? नहीं है। क्या है? एकदम ऑपोजिट है। तो आप देख सकते हैं ये ए और बी जो है ये एंटी पैरेलल वेक्टर बन चुके हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बन चुके हैं। लेकिन सर ये दोनों लाइन तो पैरेलल दिख रही है ना, तो क्या इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे? क्या इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे? नहीं बच्चा, पैरेलल और एंटी पैरेलल की जो डेफिनेशन है वो किसकी मदद से डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन की मदद से डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों में देख सकते हैं आप डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है, तो इसलिए एंटी पैरेलल वेक्टर कहा जाएगा। अब देखो जी कि अब एंटी पैरेलल हो गया, क्या ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो दे में रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक अगर फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स हो सकता है, दूसरा एक्सेलरेशन हो सकता है, या दूसरा कुछ भी वेक्टर बन सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो सेम ही बने। अच्छा, अगर ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं तो बताइए क्या यूनिट भी इनका दोनों का अलग अलग होगा? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं मे हैव डिफरेंट यूनिट, मे हैव डिफरेंट यूनिट। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो इस तरीके से एंटी पैरेलल और पैरेलल हम समझते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास में है, कौन है? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, एक मिनट, यहां मैं लिखता हूं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर मतलब लिख सकते हैं वेक्टर्स विच कैन बी अरेंज्ड ऑन सेम लाइन, कि एक लाइन पर लाके हम उसे अरेंज अगर कर पाएं तो उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो आप ए को अगर बी पर चढ़ा दें, यानी कि मैं इसको करता हूँ, ए को मैंने शिफ्ट करके पैरेलली शिफ्ट करके
ऐसे बना दिया, तो ये भी क्या था, वेक्टर ए था। तो आप क्या देख सकते हैं कि ए और बी दोनों वेक्टर्स एक लाइन पर हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इन्हें क्या कहा जाएगा, कोलीनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। यदि एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करें, लेट्स सी दिस इज एक्स वेक्टर एंड दिस इज वाई वेक्टर, तो मैं अगर क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक्स को शिफ्ट करके मैं इधर ले आया, एक यहाँ पर x है, दूसरा y वेक्टर है, एक x वेक्टर है, दूसरा y वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि x और y दोनों को एक लाइन के ऊपर अरेंज किया जा सकता है, यानी कि ये भी क्या होंगे, कोलीनियर वेक्टर्स होंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलीनियर वेक्टर्स। ठीक है, बात समझ में आई? जी बिल्कुल आई सर। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमने क्या कर लिया, एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा हमारा मार्कर, किया 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 नहीं किया, अच्छा चलो तब तक ये बताओ कि अब जो है, जैसे कि आप अभी घर पर होंगे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है, और मतलब सारी चीज़ें जो भी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और क्या आप देखना चाहेंगे, और क्या इम्प्रोवाइज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो आई एम ओपन फॉर डिस्कशन, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर, बात समझ में आ रही है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर को मैं ऐसे इंडिकेट करता हूँ, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, तो क्या कहा जाएगा उसको, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाएगा। मान लीजिए ये कोई x वेक्टर था, मान लीजिए ये कोई y वेक्टर था, क्या ये परपेंडिकुलर है? सर उसके लिए तो आपने कहा था ना कि दोनों के बीच का एंगल तो 90 होना चाहिए, तो ये तो बेचारे बहुत दूर दूर हैं, तो इनका एंगल कैसे लिखें? तो बच्चा हमने ये भी तो समझा था कि वेक्टर को यदि इसके पैरेलली डिस्प्लेस किया जाए तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि y को मैं अगर पैरेलली ऐसा सरका के शिफ्ट करके, पैरेलल में शिफ्ट करते हुए यहाँ तक पहुँचा दूँ, तो आप देख सकते हैं बेचारे x और y के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री पाया गया, यानी कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाएगा। बड़ी कॉमन सी बात, मतलब बड़ी लॉजिकल सी बात है, ठीक है। तो चलो आज नामकरण संस्कार में अपन इतना ही रखते हैं, और कल जो है अपन और आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में और मज़े से अपन देखेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आपको, मुझे मैसेज करिए, जो भी करिए, ज़रूर मुझसे बात करते रहें ताकि आपका जो भी दिक्कतें हैं अपन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।